तैयार बैठे हो? बहुत अच्छे से। ज़रा पीछे मुड़ के घर वालों की खुशी देखो कि सुबह 8 बजे उठ रहे हो तुम। तो चलो आज राज खोल देता हूँ, उसके बाद वीडियो चालू करूँगा कि ये सुबह 8 बजे क्यों आना। क्योंकि घर वालों की सबसे पहली प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ये रही है कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो। और अगर तुम्हारे पीछे खड़े हुए घर वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या देख के हैरान हैं कि यार ये बच्चा सुबह 8 बजे उठ के कैसे पढ़ाई कर रहा है, तो देखो तुमने आधी जंग वहीं जीत ली है। तभी तो मैं कहता हूँ कि कॉमर्स बाबा एक एक्सपीरियंस है। जिनको बहाने मारने वो अभी भी बहाने मार रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा ये और वो, लेकिन तुम लोग चैंपियंस हो। तुम लोगों ने वो कर दिखाया है जो वाकई में आज 2020 का बोर्ड तुमसे डिमांड कर रहा है। एक कमिटमेंट, एक सीरियसनेस। और अगर इसी शिद्दत से और गहराई में तैयारी करनी है या और डिटेल्ड वीडियोस चाहिए कि नहीं भैया हमें तो बहुत ही डेप्थ में जाना है, तो आप सबके लिए सिर्फ एक डिसीजन लिया कि आप सबके पास एक हम्बल बंडल होना चाहिए। तो आप कॉमर्स बाबा की ऐप डाउनलोड कर सकते हो और स्टोर सेक्शन में से हम्बल बंडल ले सकते हो। अगर आपको इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियोस चाहिए, कॉमर्स बाबा के गेस्ट पेपर्स चाहिए और कॉमर्स बाबा के वो शॉर्ट नोट्स चाहिए जो बाकी जगह 10-10, 15-15 पेजेस के हैं, आप उनको 3 से 4 पेजेस में निपटा सकते हो। अगर आपको चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो टू आवर कॉमर्स बाबा ऐप और स्टोर सेक्शन में 20 डेज प्लेज हम्बल बंडल अवेलेबल है। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। भैया आज हम थर्ड पार्ट में पहुंच चुके हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, और आज मैं तुमसे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ कि भारत बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहा है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण ह्यूमन कैपिटल भारत के अंदर उतने अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं हो रहा है जितना हमने सोचा था। पहला है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। देखो भाई, भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या है रिसोर्सेज की, क्योंकि भारत बिल्कुल ज़मीन से उठा हुआ देश है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है कि जितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय किए जा रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा की ज़रूरत है। और इसी के कारण जो इनसफिशिएंसी है, उसी के कारण कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट या विकास हम सोच के चल रहे हैं, हमें उतना विकास देखने को नहीं मिल रहा है। सेकेंड पॉइंट आता है सीरियस इनएफिशिएंसीज। हमारे भारत के साथ एक और बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं उनका क्लियरली वेस्टेज हो रहा है, और कारण सिंपल यही है कि जो एजुकेटेड लोग हैं भी, उनको प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग जो एजुकेटेड हैं, मे बी दे आर अंडर एम्प्लॉयड और मे बी दे आर अनएम्प्लॉयड। दोनों केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को तो रोजगार मिल ही नहीं रहा है, वो चाह रहे हैं तब भी, और कुछ लोगों को मिलता है तो कुछ लोगों को मिलता ही नहीं है। सो आइदर देयर इज कंप्लीट अनएम्प्लॉयमेंट और देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितने लोग चाहिए उतने हैं ही नहीं। इसके कारण कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं। इलिटरेसी, नॉन एजुकेशन ऑफ मैनी पुअर पीपल, मैनी पुअर चिल्ड्रन, उसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज से हम जूझ रहे हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी भी जिनसे पार पाना भी बहुत मुश्किल है, और इवन रिसोर्सेज लगाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए तो ये इनएफिशिएंसीज काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। थर्ड पॉइंट आता है ब्रेन ड्रेन। ऐसे काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी जगह पे, जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। दिक्कत क्या हो रही है कि ये अच्छी सैलरी के चक्कर में हमारा भारत जैसा देश छोड़ के चले जाते हैं दूसरे देशों में और वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें वहाँ पे ज़्यादा स्कोप मिल रहा है, ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन इसके कारण इंडिया का काफ़ी लॉस हो रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि ये बेस बनाएंगे आगे आने वाली जनरेशन का। अगर यही भारत छोड़ के चले जाएंगे तो भारत का विकास कैसे होगा? और जो कीमत हमें चुकानी पड़ रही है इस नुकसान का, जो कि हमारे ह्यूमन कैपिटल का हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। इसको किसी भी तरह की रकम नहीं भर सकती है, क्योंकि ये सालों से बने हुए लोग हैं, ये एक दिन में बने हुए लोग नहीं हैं, और इनको एकदम से खो देना दूसरे देश के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी सिचुएशन पैदा हुई, और इसके कारण जो पर हेड फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी थी वो ऑब्वियसली कम होने लगी, क्योंकि जैसे जैसे जनता बढ़ती जाएगी फैसिलिटीज़ आप उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाओगे, और आप हर एक को वो फैसिलिटी भी नहीं दे पाओगे, और इसके कारण पॉवर्टी बढ़ने लगती है, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। कारण सिर्फ एक, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है और हर एक को रिसोर्सेज देना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगेन रिसोर्सेज आर स्केर्स। कम होने के कारण आप हर एक को वो फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकते, और
इवन अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी उस स्पीड से होना चाहिए जिस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। हमारे 5th पॉइंट पे आते हैं, सेवरल इम्बैलेंसेस। जो हमारा एजुकेशनल सेक्टर है वो काफी ज्यादा इम्बैलेंस्ड है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आप देखते हैं एजुकेशनल सेक्टर्स में जा रहे हैं, जिनकी मैंने प्रीवियसली बात भी की थी कि एजुकेशन पे अच्छा खासा खर्चा है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो हायर एजुकेशन पे है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, बट अल्टीमेटली क्राउड और चंक ऑफ क्राउड जो है या चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे है। तो जब वही एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हायर एजुकेशन में कहाँ से आएंगे लोग, और इसी के कारण वो जो बेस लेवल है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है, वहाँ पे नेग्लिजेंस के कारण, इम्बैलेंस होने के कारण लोगों को बेसिक एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है। और इसी के कारण जो जनरल प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि जब यहाँ पे एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं तो हायर एजुकेशन में पहुँचने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। 6 पॉइंट हमारा आता है लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। किसी तरह की मैन पावर प्लानिंग है ही नहीं। जो लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है, जो स्किल्ड लेबर को, खासकर हाई स्किल्ड लेबर्स जो होते हैं, उनकी कोई प्लानिंग किसी तरह की ही नहीं गई है हमारी इकोनॉमी के अंदर। देयर इज सीवियर इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ हाई स्किल्ड लेबर्स। कुछ तरीके से, कुछ पैटर्न्स में किसी चीज़ को बनाया ही नहीं गया है। किस तरह की डिमांड हो रही है, किस तरह की सप्लाई की जा रही है, इसका कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, किसी तरह का डेटा ही नहीं है हमारे पास। और 7th पॉइंट आ जाता है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम एग्रेरियन सोसाइटी रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने खुद को कहीं ना कहीं आज के टाइम पे स्टैंड आउट किया है, लेकिन अभी भी वो टाइम बहुत दूर है जब हम एडवांसमेंट खुद से बहुत ज़्यादा लेवल पे करने लगे, या उस लेवल पे जिसे बोला जाता है कंज्यूमर लेवल अपग्रेडेशन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम खुद पे अभी डिपेंडेंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर गुड्स दैट आर लिंक्ड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज भी हम दूसरे नेशंस पे डिपेंडेंट हैं, आज भी हम हमारे नेशन पे उतने डिपेंडेंट नहीं हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कितनी इंडियन कंपनीज हैं जो उसका फायदा उठा रही हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलो हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पे। अब यार मैं अपने टाइम पे से कैसे याद करता था, मेरे टाइम पे तो ये 11th में था, तो मैं ह्यूमन कैपिटल को मानता था पिताजी मेरे, और ह्यूमन डेवलपमेंट को मानता था दादाजी मेरे। और यही फ्लेवर के साथ आज हम करेंगे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं ह्यूमन कैपिटल से। ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। यानी अगर आप एजुकेशन पे ध्यान दोगे, अगर आप हेल्थ पे ध्यान दोगे, तो आगे चल के आप अच्छा कमाओगे, क्योंकि आप आउटपुट अच्छा दोगे। आपका एजुकेशन लेवल अच्छा है तो आप चीज़ें जानते हो, आपका हेल्थ लेवल अच्छा है तो आप काम एनर्जेटिकली करोगे। इसलिए आपकी एजुकेशन और हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए, सो दैट आपका आउटपुट अच्छा हो, सो दैट आपकी इनकम अच्छी हो। पिताजी का भी यही कहना है। और वहीं हमारे दादाजी जैसे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो बोलता है कि अच्छी सेहत और पढ़ाई शिद्दत से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसमें तुम्हारी भलाई है बेटा। अगर तुम अच्छा पढ़ोगे, लिखोगे, अपनी सेहत का ख्याल रखोगे, तो तुम लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, और लाइफ में नए विजन्स रख सकते हो, नए मिशंस रख सकते हो, नई चीज़ों को खोज सकते हो, एक दूरदृष्टि रख सकते हो कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, अगर सेहत अच्छी है और पढ़ाई अच्छी है। फिर आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल को अगेन उसी पिताजी के कॉन्टेक्स्ट में देखने की। ह्यूमन कैपिटल का कहना है कि अगर भैया तुम्हारी सेहत पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, तुम्हारी पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। योर प्रोडक्टिविटी शुड इंक्रीज। अगर इतना खर्चा करने के बाद भी तुम कोई आउटपुट ना दो, जॉब वॉब ना करो, कुछ ना करो, तो सब बर्बाद है। इन्वेस्टमेंट वो किसी काम का नहीं बचा। इतना जो पैसा लगाया तुम्हारी सेहत पे, तुम्हारे खाने पे, तुम्हारे पढ़ने पे, कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि तुमने आउटपुट में, प्रोडक्टिविटी में कहीं पे भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। किसी तरह का एनहांसमेंट नहीं देखने को मिला इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज में। वहीं दादाजी का कहना है कि पढ़ लिख जाना, सेहत का ख्याल रखना अपने आप में ही एक बड़ा अचीवमेंट है। ये तो हर एक का हक होना चाहिए, चाहे फिर आउटपुट पे फर्क पड़े ना पड़े। एक अच्छी जिंदगी या जीवन बिताना हर एक बच्चे का अधिकार है, आउटपुट से कुछ नहीं होता है। ह्यूमन वेलफेयर पे पैसा लगता रहना चाहिए, इवन दो उससे कोई रिटर्न निकल के आए चाहे ना आए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है। यानी दादाजी के अकॉर्डिंग ये हर एक इंसान का, फिर से बोल देता हूं, अधिकार है एजुकेशन लेना, यानी लिटरेट होना, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना। फर्क नहीं पड़ता कि फिर कोई आउटपुट दे या ना दे। हमारे दादाजी ऑसम ऑलवेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, तो अगर ब्रेक लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो आलती पालती मार के अच्छे से बैठ जाओ, चेहरे पे स्माइल लेके, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक जाने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
तो भैया भारत के बारे में बात करना चालू करें तो उससे पहले हमें पता ही है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक तरीके से एंड रिजल्ट है जो हमारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है दो चीजों पे मेनली, जो आपका बोर्ड एग्जाम मांगता है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, और वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। बट हां, साथ साथ पे माइग्रेशन पे, इंफॉर्मेशन पे और ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भी उतना ही खर्चा किया जा रहा है और वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो भैया हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट है जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, माइग्रेशन पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे या फिर इंफॉर्मेशन पे। और यह भी सीखा है कि इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एजुकेशन और हेल्थ। तो आपको तो पता ही होगा कि इंडिया अपने आप में एक फेडरल कंट्री है जिसकी यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट कौन सी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटीज या फिर विलेज पंचायत। और भारत का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये मेंशन करता है कि हर लेवल की गवर्नमेंट को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। और जब बात आती है एजुकेशन एंड हेल्थ की तो ये फंक्शन साइमल्टेनियसली कैरी आउट करना पड़ता है बाय ऑल द 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता है कि एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के प्राइवेट और सोशल दोनों तरह के बेनिफिट्स देखे गए हैं। और इसी के कारण से जो प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स हैं दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है इन सेक्टर्स पे व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन। अब नाउ बेनिफिट्स की अगर आप मुझसे बात पूछोगे तो क्या है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्राइवेटली देखा जाए तो लोगों की इंडिविजुअल इनकम्स बढ़ती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। सोशल बेनिफिट क्या है? लोग एक साथ रहना सीखते हैं, लोग सोसाइटी के बारे में अवेयर होते हैं, लोग एनवायरनमेंट के बारे में केयर करना चालू कर देते हैं। तो दोनों तरह के बेनिफिट्स हैं और इसलिए प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बोथ इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलते हैं। इसी के सब टॉपिक पे आते हैं नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या भारत सरकार को इसमें कहीं पे भी दखलंदाजी करने की जरूरत है? तो समझना चालू करते हैं। एजुकेशन और हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका मेन फोकस होता है कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्म होना जरूरी है और इसी कारण से इससे निकलने वाले रिजल्ट्स भी उतने ही पॉजिटिव होने चाहिए। यानी जो भी खर्चा किया जा रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही इंश्योर करने के लिए कि पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं या नहीं, या फेवरेबल रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं या नहीं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है एजुकेशन और हेल्थ पे वो एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करता है, वो आई गई बात नहीं है। और इसका इंपैक्ट जब बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिलता है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसलिए ज़रूरी है सो दैट राइट डायरेक्शन में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या राइट वे में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि इनमें चेंजेस लाना ईजी नहीं होता है। अगर एक इंसान किसी लेवल पे किसी तरीके से एजुकेटेड हो गया है तो ब्रेन वॉश करना या ट्रांसफॉर्मेशन लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि ये जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स होते हैं जो ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, मे बी इनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही ना हो अबाउट द सर्विसेज एंड देयर कॉस्ट एंड देयर क्वालिटी, उनको कुछ अवेयरनेस ही नहीं होती है। और अगर भारत सरकार इंटरवीन करेगी तो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास तो होगा, यस दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल एट अ चीपर रेट। और अगर भारत सरकार खुला छोड़ देगी तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर्स या कोई एक प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली क्रिएट करने लगे और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाए। जहां पे हम हेल्दी एनवायरनमेंट को प्रमोट कर रहे थे वहां पे कहीं ना कहीं लोगों का उसी चीज को लेके एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया है। ऐसा हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। तो बात की जाए अगर एजुकेशन की तो उसके अंदर मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन है यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एनसीईआरटी तो आप जानते ही हो, जिसका फुल फॉर्म कभी पता चला है? जो कि है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके साथ साथ यूजीसी भी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और एआईसीटीई भी है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये सब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एजुकेशन में और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जहां आप देख रहे हो वहां इनमें दिख भी रहा है, क्योंकि ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं रेगुलेट करने के लिए एजुकेशनल सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट किसी भी तरह का एजुकेशन के अंदर कॉम्प्रोमाइज देखने को ना मिले। इवन अगर प्राइवेट सेक्टर है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट उनके साथ है, बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स आप सब जानते हो, यूजीसी के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं आप सब जानते हो, उनका इन्वॉल्वमेंट वहां पे रहता ही है। अब अगर हेल्थ की बात की जाए तो मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ है, अगेन यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, और बहुत सारी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस फील्ड में रेगुलेट करने का काम कर रही हैं, यानी नजर रखने का काम कर रही हैं, जैसे आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये सब इसी चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। नाउ इसी के लास्ट सब पॉइंट पे आ जाते हैं, बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन।
हमारे भारत के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले काफ़ी लोग हैं और पॉवर्टी इस हद तक है कि वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और इवन एजुकेशन, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और एक काफ़ी मेजर पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह जो होते हैं या हायर एजुकेशन जो होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल चालू हो जाता है कि जो डिजर्विंग सिटीजन्स हैं हमारे भारत के, उनको ये बेसिक फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड कराई ही जाए। स्पेशली सोशली ऑप्रेस्ड वो क्लासेस जो कि बहुत पॉवर्टी में रह रहे हैं या उनको रियल वर्ल्ड का आइडिया ही नहीं है या उन्हें मतलब तक नहीं पता है एजुकेशन का, वहाँ पे उन रूरल एरियाज़ में जाके डेवलपमेंट करना भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो भाइयों, यहाँ पे हमारा पार्ट 3 खत्म होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। आई नो बहुत लेंदी है, लेकिन अगर डिटेल में नहीं करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।